गरीबों को भूख मारती है और अमीरों को उनके शौक। ये डायलॉग सुनने में फिल्मी लगता होगा बट बिल्कुल परफेक्ट बैठता है टाइटन सबमरीन के साथ हुए हादसे पे। शायद आप लोगों ने हाल ही में इस सबमरीन के बारे में सुना होगा। सब जगह एलिगेशंस और क्रिटिसिज्म इस एक्सीडेंट को लेके हो रहे हैं। आज हम इसी पूरी घटना के बारे में वीडियो में बात करेंगे और साथ में हम टाइटैनिक, अवतार जैसे मूवी के डायरेक्टर रह चुके जेम्स कैमरून के इस पूरे इंसिडेंट पे दिए गए एनालिसिस की भी बात करेंगे। इनका पूरा व्यू इस पूरी घटना में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये खुद 33 टाइम्स टाइटैनिक शिपव्रेक तक पहुंच चुके हैं, वो भी अपने खुद के बनाए हुए सबमरीन में। सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि जिस चीज को लोग अक्सर टाइटन सबमरीन बोल रहे हैं वो असल में एक सबमर्सिबल था। आइए समझ लेते हैं सबमरीन और सबमर्सिबल में क्या डिफरेंस है। सबमरीन एक बड़ा वेसल होता है जो खुद से किसी भी पोर्ट से समुद्र के अंदर जा सकता है, फिर समुद्र के अंदर डीप डाइव कर सकता है और सरफेस में वापस आने के बाद कई दिनों तक क्रूज कर सकता है। वहीं सबमर्सिबल एक कंपैरेटिवली काफी छोटा वेसल होता है, लगभग 15 से 30 फीट का। और एक सबमर्सिबल कोई समुद्र के अंदर पहुंचने के लिए एक मदरशिप या बेस स्टेशन की जरूरत होती है और वो मदरशिप उस सबमर्सिबल को पानी के अंदर उतारती है, फिर अपना डाइव ऑपरेशन पूरा करके उस सबमर्सिबल को उस मदरशिप के पास वापस आना होता है। वहां से वो मदरशिप उस सबमर्सिबल को ऊपर उठा लेती है। एक सबमर्सिबल अपने छोटे साइज की वजह से कुछ ही घंटे पानी के अंदर डाइव कर सकती है और डाइव ऑपरेशन के दौरान इसको रेगुलर कम्युनिकेशन अपने मदरशिप के साथ बनाए रखना पड़ता है। टाइटन सबमर्सिबल की पूरी वाकया की शुरुआत होती है वॉशिंगटन यूएसए में बेस्ड ओशन गेट नाम की कंपनी से। इस कंपनी को स्टार्ट किया था ईयर 2009 में स्टॉकटन रश और गियर्मो सोनलन नाम के बिजनेसमैन ने। कंपनी का काम था सबमर्सिबल्स प्रोवाइड कराना टूरिज्म, रिसर्च और एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए। ओशन गेट पहले सबमर्सिबल वेसल्स खरीदती थी दूसरे मैन्युफैक्चरर्स से और उसे यूज करती थी अपने ऑपरेशंस में, बट बाद में बिजनेस में ग्रोथ और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये कंपनी खुद से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करती है और 2 खुद के सबमर्सिबल वेसल्स बनाती है जिनका नाम होता है साइक्लॉप्स 1 और टाइटन। कुछ सालों तक इस कंपनी को चलाने के बाद जब ओशन गेट के फाउंडर्स जब इलॉन मस्क के स्पेसएक्स टूरिज्म प्रोग्राम को लेके इतना मार्केट में एक्साइटमेंट देखते हैं तो इनको एक मौका दिखता है अपने बिजनेस के रेवेन्यू को एक रैपिड बूस्ट देने का। दुनिया के वेल्दीस्ट लोगों के एस्पिरेशंस और इंटरेस्ट को सोच के ओशन गेट 1912 में डूबे हुए टाइटैनिक शिप के रिकेज तक लोगों को ले आने का एक सी टूरिज्म प्रोग्राम स्टार्ट करती है 2021 में और इस टाइटैनिक रिकेज के डीप सी टूरिज्म के लिए अपनी सबमर्सिबल टाइटन को मॉडिफाई करती है। शुरुआत में ओशन गेट टाइटैनिक शिपव्रेक के डाइविंग पैकेज का एक टिकट बेचा करती थी $1,00,000 में, बट एक ही साल में ये डाइविंग प्रोग्राम रिच बिजनेसमैन के बीच में काफी पॉपुलर बन जाता है और कंपनी एक टिकट की कीमत बढ़ा के कर देती है $2.5 लाख। ये बनता है लगभग 2 करोड़ इंडियन करेंसी में। अब दिन आता है 18 जून 2023 का, जब टाइटन सबमरीन पोलर प्रिंस नाम के मदरशिप पे रवाना होती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन के उस कोऑर्डिनेट पे जहां डूबे हुए टाइटैनिक जहाज का मलबा था। टाइटैनिक जहाज का मलबा कनाडा के न्यू फाउंडलैंड प्रोविंस के समुद्री तट से लगभग 600 किलोमीटर ईस्ट पे 12,500 फीट की गहराई में है और इस सबमर्सिबल में जाने वाले पैसेंजर्स थे 58 साल के ब्रिटिश बिजनेसमैन एंड एक्सप्लोरर हैमिश हार्डिंग, 77 इयर्स के फ्रेंच मरीन एक्सपर्ट पॉल हेनरी, साथ ही थे 48 साल के ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद। और इस सबमर्सिबल का पायलट और कोई नहीं बल्कि खुद ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश थे। अटलांटिक ओशन के टाइटैनिक जहाज के मलबे के कोऑर्डिनेट पे पहुंच के ठीक 9:30 बजे टाइटन सबमर्सिबल अपने मदरशिप पोलर प्रिंस से रवाना होती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन के डेप्थ में टाइटैनिक जहाज के मलबे की तरफ। टाइटन सबमर्सिबल 9:30 बजे अपना डीप सी डाइव स्टार्ट करने के बाद हर 15 मिनट पे अपने मदरशिप पोलर प्रिंस से कम्युनिकेट करती है। ये कम्युनिकेशन लगातार 1 घंटे 45 मिनट तक चलता रहता है और जैसे ही मदरशिप में बैठे बाकी टीम को लगता है कि अब सब कुछ स्मूथली चल रहा है, वैसे ही लगभग 11:15 पे जब टाइटन 3500 मीटर की गहराई में होता है तो इससे कम्युनिकेशन सिग्नल मिलने बंद हो जाते हैं। ओशन गेट की टीम वेट करती रहती है ये सोच के कि शायद टाइटन से सिग्नल मिलने वापस चालू हो जाएंगे, बट टाइम निकलते जाता है और कोई सिग्नल नहीं आता उसके बाद। शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइटन को अपना जर्नी पूरा करके शाम के 4:30 बजे वापस अपने बेस स्टेशन पोलर प्रिंस पे पहुंचना होता है, तो टीम वेट करती है ये सोच के कि शायद टाइटन वापस आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। फिर पोलर प्रिंस में मौजूद टीम घबरा जाती है और थोड़ी देर के बाद शाम को 7:10 पे एक मैसेज भेजती है यूएस कोस्ट गार्ड को और बताती है कि उनका सबमर्सिबल मिसिंग है। यूएस कोस्ट गार्ड डिपार्टमेंट ओशन गेट टाइटन का मिसिंग रिपोर्ट मिलने के कुछ घंटों में यूएस नेवी और कैनेडियन कोस्ट गार्ड टीम के साथ सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है। ये सब डिपार्टमेंट्स कोई कसर नहीं छोड़ते अपने सर्च ऑपरेशन में। काफी सारे कमर्शियल एंड रिसर्च शिप्स,
रिमोट कंट्रोल अंडर वाटर व्हीकल्स यूज किए जाते हैं अगले 4 दिनों तक। इस बीच वो 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का समुद्री एरिया ढूंढते हैं टाइटन की तलाश में, पर शुरू के 3 दिनों तक कुछ हाथ नहीं आता। इस बीच यूएस नेवी अपने शिप के अकूस्टिक डिटेक्शन सिस्टम, जो कि एनिमीज मिलिट्री सबमरीन्स को डिटेक्ट करने में काम आता है, उस डिवाइस के रिकॉर्ड्स को रिव्यू करती है और पाती है 18 जून को करीब 12 बजे के आसपास 3500 मीटर के डेप्थ से एक इम्प्लोजन के अकूस्टिक वाइब्रेशंस डिटेक्ट हुए थे। अब ये इम्प्लोजन क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। तो इम्प्लोजन एक्सप्लोजन का ठीक ऑपोजिट प्रोसेस है, जहां मैटर बाहर की तरफ फटने की जगह अंदर की तरफ कंप्रेस हो जाती है। टाइटन सबमर्सिबल के केस में इम्प्लोजन पॉसिबल था समुद्र के डेप्थ की वजह से प्रोड्यूस होने वाली एक्सट्रीम वाटर प्रेशर से। अब ओशन गेट को जैसे ही यूएस नेवी शिप के इम्प्लोजन डिटेक्शन वाला स्टेटमेंट मिलता है, कंपनी तुरंत ये क्लैरिफाई करती है कि उनका सबमर्सिबल 6000 psi का वाटर प्रेशर झेलने के हिसाब से डिजाइन था और साथ ही इसमें 96 आवर्स का बैकअप ऑक्सीजन भी था। ओशन गेट ऑफिशियल्स का अपने वेसल के सर्वाइवल पे कॉन्फिडेंस देख के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहता है और इसमें यूएस नेशनल गार्ड डिपार्टमेंट भी जुड़ जाती है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है 22 जून तक पूरे जोरों से, क्योंकि ओशन गेट के हिसाब से 96 आवर्स का ऑक्सीजन टाइटन में था और अगर वो 5 लोग सबमर्सिबल में कहीं जिंदा थे तो उनको ढूंढना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर दिन आता है 22 जून 2023 का। यूएस कोस्ट गार्ड ठीक 1:18 पे ये अनाउंस कर देती है कि टाइटन का डेब्रिस मिल गया है, वो भी टाइटैनिक जहाज के मलबे से ठीक 1600 फीट की दूरी पे। और उस दिन शाम के 4:30 बजे यूएस कोस्ट गार्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है और उसमें ये क्लियर कर देती है कि टाइटन में इम्प्लोजन ही हुआ था और सबमर्सिबल में जो भी पैसेंजर्स थे उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दुनिया भर में एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन और क्रिटिसिज्म देना शुरू कर देते हैं, बट बाकी लोग जहां यूएस कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल स्टेटमेंट मिलने के बाद अपना ओपिनियन दे रहे थे, वहां जेम्स कैमरून अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एंड एनालिसिस 19 जून को ही दे चुके थे। कैमरून के दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उनको तभी लग गया था कि टाइटन के साथ कोई बड़ा हादसा हो चुका है, जब ये पता चला था कि सबमर्सिबल का नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम दोनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया है। यूजुअली ऐसा तभी होता है जब कोई भी अंडर वाटर वेसल में इम्प्लोजन होता है। वो ओशन गेट के सबमर्सिबल में यूज किए गए टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं टाइटन में कार्बन फाइबर यूज करना एक बहुत ही हॉरिबल आइडिया था। कार्बन फाइबर जैसा मटेरियल का बिहेवियर 3700 मीटर के डेप्थ पे बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है और वो कभी भी उसमें क्रैक आने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे वेसल्स जो अंडर वाटर एक्सपेडिशन में यूज़ किए जाते हैं उसमें टाइटेनियम मटेरियल का यूज़ करना चाहिए, जो पानी के अंदर के डिफरेंट डेप्थ के चेंजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्विकली एडजस्ट कर सके। बट टाइटेनियम महंगा होता है और शायद इसीलिए ओशन गेट ने इस मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया था। कैमरून ओशन गेट के एथिक्स को डायरेक्टली ब्लेम करते हैं। वो बताते हैं कि कंपनी ने कभी भी अपने सबमर्सिबल्स के किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि स्टॉकटन रश को हमेशा से पता था कि उनके सब्स कभी भी कोई भी टेस्ट पास नहीं कर सकते। अब जेम्स कैमरून के ओपिनियन को इतना क्रेडिबल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इन्होंने खुद 33 टाइम्स टाइटैनिक शिपरेक तक डाइव किया है और साथ ये मैरियाना ट्रेंच, जो कि ओशन के अंदर वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, अराउंड 35,786 फीट, यहां तक भी पहुंच चुके हैं, वो भी अपने खुद के बनाए हुए सबमर्सिबल में। एंड इसी अचीवमेंट के लिए इनके नाम गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है। अब जब ओशन गेट सवालों के घेरे में आ चुका था तो इस कंपनी के ऊपर और भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं और ये मिलता है कि ओशन गेट ने अपने वेबसाइट पे ये मेंशन करा हुआ था कि टाइटन के डिजाइनिंग प्रोसेस में नासा और बोइंग जैसे प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का कंट्रीब्यूशन था। जब इन्वेस्टिगेशन होती है और नासा और बोइंग को ये पूछा जाता है तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस क्लियरली ये कह देती हैं कि हमारी आज तक ओशन गेट के किसी भी ऑफिशियल से बात नहीं हुई है और हमारा उनके सबमर्सिबल के डिज़ाइन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके बाद ओशन गेट की एक और करतूत सामने आती है। डेविड लॉचरेंच नाम का ये शख्स, जो कि ओशन गेट में मरीन डायरेक्टर थे, उन्होंने कंपनी ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों में हायर ऑफिशियल्स को अपना रिपोर्ट सबमिट करा था और ये क्लियरली बोला था कि टाइटन में यूज करे जाने वाले कार्बन फाइबर मटेरियल में छोटे क्रैक्स आ सकते हैं सबमर्सिबल को 3000 मीटर से ज्यादा की गहराई पे उतारने पे। ओशन गेट के मैनेजमेंट को डेविड कंपनी के ग्रोथ में एक ऑब्स्ट्रक्शन लगे और उनको जनवरी 2018 में फायर कर दिया गया। फिर डेविड ने इस पूरे रिपोर्ट के साथ कंपनी के अगेंस्ट एक लॉसूट भी फाइल करा। टाइटन के हादसे के बाद हद तो तब हो गई जब लोगों को ओशन गेट के टाइटैनिक शिपरेक डाइव के एडवर्टीजमेंट फिर भी दिखते रहे।
इस पूरे इंसिडेंट से हमें ये क्लियर हो जाता है कि ओशन गेट कंपनी का मोटिव सिर्फ पैसा कमाना था किसी भी तरीके से। इसके लिए कंपनी ने कुछ फेक क्लेम्स किए और वर्क एथिक्स एंड बेसिक सेफ्टी रेगुलेशंस की बिल्कुल परवाह नहीं करी, और उसका आउटकम हुआ एक डिजास्टर के फॉर्म में। और आज ओशन गेट का रेपुटेशन मार्केट में लगभग बर्बाद हो चुका है। So that's it for the video. If you liked the video, please do show your support by hitting the like button, comment down below your opinion, and subscribe the channel for more videos like this.